पहलगाम में हुए अटैक के बाद पूरे देश को एक ही बात का इंतजार है और वो है कि भारत का पलटवार कब होगा। इस आतंकी हमले का बदला कब लिया जाएगा। उन 26 निर्दोष लोगों की जो जान ली गई है उनका बदला पाकिस्तान से कब लिया जाएगा और भारत ये पलटवार कब करेगा, कितना घातक करेगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान मेजर गौरव आर्या जुड़ गए हैं। गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जो पहला प्रश्न है मेरा वो यही है कि आप जानते हैं पूरा देश सिर्फ एक ही चीज के इंतजार में है कि साहब वो बदला कब होगा। मैं जानता हूं कि सेनाएं अपनी रणनीति बनाती हैं, सरकारें बिना सोचे समझे अचानक सिर्फ जन भावना पर कोई कदम नहीं उठा देती हैं, सोच समझकर स्ट्रैटेजी बनाकर ही होगा जो होगा। लेकिन फिलहाल लोगों के सब्र का बांध टूट रहा है। क्या समझ में आ रहा है सर आपको, कब तक यह अटैक हो सकता है और क्या तरीका होगा? क्योंकि हम सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक पहले देख चुके हैं और लोगों का मानना है कि साहब आप बीमारी की जड़ पर वार कीजिए और समूल नाश कीजिए आतंक का। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी शो में बुलाया मुझे। दो तीन बातें मैं कहना चाहूँगा। पहली चीज़ तो ये है कि देखिए, ये जब भी हम कोई ऐसा फैसला लेते हैं तो अगर मिलिट्री रिटेलिएशन की बात करें तो आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयर चीफ, सीडीएस ये जाके अपने जो पॉलिटिकल हायरार्की है उनको जाके ऑप्शंस देते हैं। ऑप्शंस देने के बाद वो बोलते हैं कि साहब ये हम कर सकते हैं, उसमें से प्लान चूज होता है और फिर उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अब आप देख रहे हैं कि कल प्रधानमंत्री जी ने मीटिंग बुलाई है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, और ये पहली बार मेरी याददाश्त में मुझे नहीं याद पड़ता कि कब इतने 7-8 दिन में 2 बार हुई हो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग। तो ये मीटिंग कल हो रही है। उसके बाद ये जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिक्स, उनको बुलाया जाएगा। उसके बाद इकोनॉमिक पॉलिसी वाले जो हैं उनको बुलाया जाएगा। फिर पूरी कैबिनेट की मीटिंग होगी। यानी कि कल का जो दिन है वो बड़ा हैवी डे है और बहुत एक ऐसा दिन है कि आप समझ लीजिए कि निर्णायक दिन कल होगा। तो कल के बाद आपको तेवर क्लियर हो जाएंगे कि कब क्या होगा। डायरेक्ट संदेश कभी नहीं आता मिलिट्री एक्शन का। मिलिट्री एक्शन कभी बता के नहीं किया जाता। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि साहब परसों तक हम अटैक कर देंगे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एवरीथिंग इज सीक्रेट। बालाकोट के बारे में भी जब हो गया तब आपको पता लगा, मुझे पता लगा। सर्जिकल स्ट्राइक आप देख सकते हैं, जब हो गई तब पता लगी कि हाँ साहब, डीजीएमओ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और डीजीएमओ ने साफ तौर पे बता दिया कि साहब सर्जिकल स्ट्राइक हो गई है, हमने इतने लोग पाकिस्तान के अंदर मार दिए, ये सब। सो दैट इज हाउ इट हैपेंस एक्चुअली। लेकिन जो एक बात कही जा रही है कि साहब आपने सर्जिकल स्ट्राइक करके देखी, आपको लगा शायद ये सीधे हो जाएंगे। सर, एयर स्ट्राइक करके आपने देखी कि आतंकियों के अड्डे उड़ा दिए, शायद थोड़ी सी अकल ठिकाने आ जाएगी। लेकिन हम जानते हैं ना, कई दशकों से पाकिस्तान से लड़ते हुए हम ये समझ गए हैं कि इन्हें आता ही ये है, इनके मानसिकता ही जिहाद और आतंकवाद वाली ही मानसिकता है। तो इनका जब तक परमानेंट इलाज नहीं होगा, यानी कि ये जो फैक्ट्री है आतंक की, आईएसआई और पाकिस्तान की आर्मी, जब तक इनकी कमर नहीं टूटेगी तब तक आतंकियों के अड्डे ध्वस्त करने से पूरी जीत नहीं मिलने वाली कभी भी। देखिए, सिर्फ बात यह नहीं है कि आतंक के अड्डे ध्वस्त करे नहीं करे। आप मैसेज क्या पास करना चाहते हैं पाकिस्तान को? कोई भी अटैक हो, कोई भी मिलिट्री ऑप्शन हो, तो उसका एंड रिजल्ट क्या है कि पाकिस्तान ये समझे कि साहब हमने गलती करी, हमें इस गलती की सजा मिली। आज तक आपने पाकिस्तानी स्टेट को सजा दी नहीं है। आपने अगर जैश-ए मोहम्मद के लोगों को मार दिया बालाकोट में या लश्कर तैयबा को सर्जिकल स्ट्राइक में मार दिया, पाकिस्तानी फौज को क्या फर्क पड़ा उससे? आप ये बताइए ना। पाकिस्तानी फौज को कोई फर्क नहीं पड़ा। उनके पास तो लाखों करोड़ों की तादाद है जिहादियों की। आप मारते रहिए। अब हर साल भारतीय सेना कश्मीर में करीब 100 जिहादी मारती है, सफाया हो जाता है, अगले साल फिर एक नया बैच आ जाता है 100 का। और ये कितने सालों से मैं देख रहा हूं, एक समय पे 1000 का बैच आता था, अब 100 का बैच आ रहा है, लेकिन आ फिर भी रहा है। और ये लोगों को मारते हैं, लोगों को भयभीत करते हैं और कश्मीर में एक आतंक का माहौल बना रहता है। क्योंकि कभी पाकिस्तान को हमने पनिश नहीं करा एज अ स्टेट। आप जब तक पनिश नहीं करेंगे ये नहीं रुकेगा मामला। ये मैं कहना चाह रहा हूं। तो उसका तरीका क्या होना चाहिए सर? देखिए, उसका तरीका यह होना चाहिए कि जब तक आप पाकिस्तानी फौज पे वार नहीं करेंगे, जब तक आप पाकिस्तानी फौज के जो अहलकार हैं, जो अफसर हैं, जो जवान हैं, जेसीओज हैं, या उनके हवाई जहाज या उनके शिप्स, जब तक आप उस पर अटैक नहीं करेंगे और पाकिस्तानी स्टेट को
जो पाकिस्तानी पावर स्ट्रक्चर है उसको चोट आप नहीं पहुंचाएंगे, ये नहीं रुकने वाला। देखिए ना, पाकिस्तान गलत काम करता चला आ रहा है। पाकिस्तान जो है वो इट कीप्स ऑन प्रमोटिंग टेररिज्म। उसने, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं जी छोटा सा, कि अगर पाकिस्तान ने 26/11 करा जो कि उसने करा, आपने उसको क्या सजा दे दी? अगर उसने 1993 का बॉम्ब ब्लास्ट करा जो कि करा, आपने क्या सजा दे दी उसको? बिल्कुल। पार्लियामेंट पे अटैक करता है, अक्षरधाम पे अटैक करता है, कश्मीर में इतना बड़ा उसने टेररिज्म शुरू कर दी, पंजाब में हजारों लोग मर गए टेररिज्म में। आपने करा क्या पाकिस्तान का? उसको खामियाजा क्या भुगता उसने? आपने जैश के लोग मारे, आपने लोग मारे, उनके पास फैक्ट्री पड़ी है, जिहाद फैक्ट्री है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान को। आप कितना भी कुछ करिए, दे डोंट केयर, जब तक आप उनके फौजियों को टारगेट नहीं करेंगे, जब तक उनकी फौजियों की लाशें नहीं गिरेंगी, यह प्रॉब्लम चलती रहेगी। यानी कि इस बार जो प्रधानमंत्री के बयान आए हैं कि खून खौल रहा है मन की बात में, और उससे पहले बिहार में जो कहा गया कि कल्पना जो की होगी उससे ऊपर, कल्पना से भी बाहर वैसी सजा मिलने जा रही है, तो क्या हम ये माने कि जो बात आप कह रहे हैं कि साहब पाकिस्तान एज अ स्टेट को आपने सजा दी नहीं, वो वक्त अब आ गया है कि सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक में जो आपने आतंकियों के ठिकाने ध्वस्त किए थे, अब आगे बढ़िए, सीधे पाकिस्तान की आर्मी, सीधे पाकिस्तान की आईएसआई को जब तक सजा नहीं मिलेगी। पर क्या आपको लग रहा है कि हम उस प्लान पर काम कर रहे हैं, वही हमारी अब सोच है? आई डोंट नो, सोच तो प्रधानमंत्री जी की है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की है। हम लोग एज एन एनालिस्ट सिर्फ ये गैस कर सकते हैं कि क्या उनको करना चाहिए, क्या प्रोग्राम हो सकता है उनका। लेकिन फाइनली मैंने एक चीज मोदी सरकार के बारे में तो मैं जाना हूं इतने सालों में, कि किसी को कुछ नहीं पता लास्ट मोमेंट तक ये क्या करेगा, तभी पता लगता है जब हो जाता है। पहली सरकारों का आप गैस कर सकते थे कि हो सकता है कि इस रास्ते से चलें। मोदी सरकार का कुछ पता नहीं है, ये कभी भी कुछ कर देते हैं। तो आई कैनॉट से, मैं ये नहीं कह सकता कि ये होगा, लेकिन हां, इनको ये एहसास तो है। क्योंकि देखिए, ये जो हुआ है पहलगाम, ये बहुत अलग है। आपको पता है कि जब पुलवामा हो गया था तो पुलवामा में 40 हमारे भाई चले गए, पुलवामा में वीर गति को प्राप्त हुए 40, राइट। उड़ी में अटैक हो गया, फिर आपका पठानकोट में अटैक हो गया, इतने ज्यादा अटैक्स हुए, राइट। लेकिन कभी भी आपने देखा होगा देश में इतना रोष नहीं है जितना अब है। बिल्कुल, इतना गुस्सा नहीं है भारत में, जितना मतलब आज की तारीख में जितना है उतना पहले कभी नहीं था। तो ये क्यों है? सबसे पहले आप इसके और जो कारण है गुस्से का, उस कारण को अगर आपको दूर करना है तो फिर आपका जो रिस्पॉन्स है वो डिस्प्रोपोर्शनेट होना जरूरी है। यानी कि अगर गुनाह इतना बड़ा है तो उसकी सजा फिर इतनी बड़ी होनी चाहिए। बिल्कुल, इट हैज टू बी डिस्प्रोपोर्शनेट, पहली ये चीज है। दूसरी चीज प्यूनिटिव होनी चाहिए, यानी कि पाकिस्तान को पता चले कि इस गलती की यह सजा मिली है हमें। डिस्प्रोपोर्शनेट नंबर 1, प्यूनिटिव नंबर 2, और नंबर 3 विजिबल। सर्जिकल स्ट्राइक के वीडियोस आए बाद में, जो छोटे मोटे उन्होंने रिलीज करे। बालाकोट का दूर से एक आध इमेज आई, छोटा सा वीडियो टाइप का आया। लेकिन साहब, अगर आप ये चाहते हैं एक्चुअली कि दुनिया इसको देखे और फिर दुनिया से कोई सवाल ना उठाए, इट हैज टू बी विजिबल, इट हैज टू बी इन योर फेस, मुंह के सामने होना चाहिए कि साहब इतना बड़ा काम हो गया है कि भारत ने, मतलब वही चीज है कि किसी ने अगर आपको मुक्का मारा है, आप उसके दोनों हाथ काट दें, दैट इज डिस्प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स। एक प्रश्न ये भी है कि आप आज क्या भारत को पहले तो ये फिक्र करनी चाहिए कि भारत अगर कोई बड़ा एक्शन लेता है तो दुनिया के कौन कौन से देश भारत के साथ खड़े हैं? आपने भी अलग अलग देशों के बयान सुन लिए हैं, अलग अलग देशों के राजनयिकों को विदेश मंत्रालय बुलाकर उनको ब्रीफ किया गया है, खुद प्रधानमंत्री ने कई वर्ल्ड लीडर से बात की है। अब बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली का दोस्त कौन, और यह सोचने की जरूरत है कि अगर हम कोई बड़ा एक्शन लेंगे तो साहब कौन खड़ा होगा हमारे साथ? आपका कोई भी दोस्त नहीं है, दुनिया में कोई किसी का दोस्त नहीं होता। जियोपॉलिटिक्स में देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देयर आर नो परमानेंट एनिमीज, देयर आर ओनली परमानेंट इंटरेस्ट्स। हर एक देश का अपना एजेंडा होता है और सिर्फ एजेंडा परमानेंट होता है, ना दोस्त परमानेंट होता है ना दुश्मन। तो हम ये सोचें कि साहब हम पाकिस्तान के साथ युद्ध की स्थिति में हैं और अमेरिका यहां पे आ जाएगा दौड़ता दौड़ता, या रूस आ जाएगा, वो होने नहीं वाला है, वो कभी नहीं हुआ है। जो 1971 में जो रशियन फ्लीट आई थी, रशियन सबमरीन्स आई थी, वो तभी आई थी जब अमेरिका ने कैरियर ग्रुप भेजा था। वो आपकी मदद के लिए नहीं आई थी, वो अमेरिका को काउंटर करने के लिए आई थी, जिसमें आपकी भी मदद हो गई। आपका मतलब भारत की मदद। अब मैं आपको एक बात बताता हूं,
आपको इसीलिए मैं कहता हूं कि जितनी भी हम डिप्लोमेसी करते हैं, जितनी भी हम अपनी इकोनॉमी को बड़ा करें, और ये मैं अक्सर कहता हूं तो लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि साहब आप तो बड़े, आप एक एग्रेसिव सोच रखते हैं। बात एग्रेसिव सोच की नहीं है साहब। बात ये है कि अगर आप एक जिसको कहते हैं ना कि इफ यू वांट टू बी अ पावरफुल नेशन, आप बिना मिलिट्री पावर के पावरफुल हो नहीं सकते। आप सिर्फ ये कहना कि हमारी $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी और हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बन जाएंगे और ऐसा हो जाएगा, वो सब ठीक है, अपनी जगह बिल्कुल फिट है, लेकिन क्या आपकी इन्वेस्टमेंट उतनी हो रही है हथियारों में जितनी आपकी होनी चाहिए? आज की तारीख में आपके पास, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, आपके पास 5th जनरेशन फाइटर नहीं है। आपने एमका अपना प्लान लॉन्च करा, एमका के जहाज आएंगे 15-20 साल के बाद, 5th जनरेशन, तब तक चाइना 7th जनरेशन अपना उड़ा रहा होगा, तब आपका 5th आएगा। तो सब आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने डिफेंस को, आपने बोला कि ठीक है हथियार खरीदे जा रहे हैं, मैं ये मान रहा हूं कि ये सरकार हथियार बहुत ज्यादा खरीद रही है, और जितने हथियार अभी खरीद रही है उतने मैंने अपनी याददाश्त में तो कभी नहीं देखे, लेकिन और करने की जरूरत है, क्योंकि आपका दुश्मन, एक जमाने में चाइना को हम दुश्मन नहीं समझते थे, आज से 5 साल पहले, 7 साल पहले, डोकलाम से पहले चाइना के बारे में कोई डिस्कशन नहीं होता था। डोकलाम हुआ, फिर से चाइना के ऊपर डिस्कशन शुरू हो गया सब। तो ये चीज है ना। क्या आपको लगता है कि अगर पाकिस्तान की तरफ हम आंख उठाते हैं तो हमें चाइना से भी बचकर चलना होगा? जो लोग कहते हैं 2 फ्रंट वॉर, उसकी तैयारी रखनी होगी? देखिए 2 फ्रंट वॉर में आपको मैं बताता हूं 2 फ्रंट वॉर का चक्कर क्या है। पहले आप, ये लोग अक्सर इसको ना गलत तरीके से ले जाते हैं। 2 फ्रंट वॉर का मतलब ये नहीं है कि भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हुई तो चाइना बीच में कूद पड़ेगा, नहीं। इसका यह मतलब है कि अगर भारत और चीन की लड़ाई हुई तो पाकिस्तान बीच में कूद पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान को पैसे मिलते हैं। चाइना बेवकूफ नहीं है, चाइना की इकोनॉमी आज की तारीख में सफर कर रही है। चाइना कभी दूसरे की लड़ाई में पैर नहीं डालता। आप चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर देख लीजिए, ठप हो गया, ठप हो गया, बिल्कुल वो रुक गया है, उसकी गाड़ी रुक गई है, इंजन ऑफ हो गया है। आज की तारीख में चाइनीज को मारा जा रहा है पाकिस्तान में, और जो दहशतगर्द मार रहे हैं चाइनीज को, वो आ रहे हैं अफगानिस्तान से। लेकिन चाइना ने कभी अफगानिस्तान के साथ जब भी उनकी बातचीत हुई है, कभी उन्होंने ये मेंशन नहीं करा, ना उनको बोला है कि यार आप लोग पनाह दे रहे हैं आतंकवादियों को, कभी नहीं बोला उसने, नेवर, दे हैव नेवर सेड इट। और पाकिस्तानी कहते हैं कि आप हमारी मदद कीजिए, तो वो पाकिस्तानियों को कहते हैं कि आपने पैसे पकड़े हैं, आप अपना काम खुद ठीक से करें, डोंट एक्सपेक्ट हेल्प फ्रॉम अस। तो देखिए, लोन देना पाकिस्तान को एक अलग बात है, अपने फौजी मरवाना दैट्स अ सेपरेट मैटर ऑल टुगेदर। मुझे नहीं लगता कि चाइना ऐसा करेगा, नहीं, चाइना मिलिटरीली इंटरफेयर नहीं करेगा। हां, लेकिन अगर भारत और चीन की लड़ाई हो गई तब आप 100% मान लीजिए कि पाकिस्तान को मजबूर करेगा कि तुम भारत को अटैक करो, यह बात भी तय है। यही है 2 फ्रंट वॉर। ठीक, एक राय यह भी बनती है कि 1971 वाले हालात पाकिस्तान में फिर से बन रहे हैं। पाकिस्तान को 2 टुकड़े करना, 3 टुकड़े करना, 4 टुकड़े करना, आज आप जो प्लान करें, जो स्ट्रेटेजी करें, पाकिस्तान शायद इस समय सबसे ज्यादा कमजोर है। क्या आपको लगता है पाकिस्तान के अंदर से विद्रोह की जिस तरह से आवाजें आ रही हैं, उसे देखते हुए भारत के पास यह प्लान है कि जो 1971 में हुआ आज पाकिस्तान में उसे दोहराया जाए? देखिए, इसमें 2 बातें हैं। पाकिस्तान कमजोर क्यों है, पहले आपको यह बता दूं। पाकिस्तान इसलिए कमजोर नहीं है क्योंकि पाकिस्तान को हम लोग ये सोचते हैं कि साहब पाकिस्तान में फौज उनकी कमजोर है, या उनका आसिम मुनीर जो उनका चीफ है वो ढीला है और इतना वो नहीं है जितना प्रोफेशनल जितना होना चाहिए। क्योंकि जो भी मैंने बयान सुने जनरल आसिम मुनीर के, आई वाज नॉट इंप्रेस्ड। या फिर हम बोलें कि उसकी इकोनॉमी है और भीख मांग के जीता है, दैट इज नॉट द रियल रीजन फॉर पाकिस्तान वीकनेस। पाकिस्तान का रियल वीकनेस यह है कि पाकिस्तान में कोई लीडर नहीं है, और क्राइसिस में हर एक नेशन को एक लीडर चाहिए जी। अब एक बात मैं आपसे पूछता हूं साहब, ये शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री किसने बना दिया पाकिस्तान का? ये तो आसिम मुनीर ने बनाया प्रधानमंत्री उसको। बिल्कुल, आसिम मुनीर ने, ये आर्मी के चीफ का बना हुआ प्रधानमंत्री है, इसके पीछे पॉपुलेशन थोड़ा ना खड़ी होगी। जो लोगों का पॉपुलर लीडर था उसको आपने जेल में डाल दिया। तो देखिए, बात यह है कि लोग आज जी बिल्कुल, इमरान खान जेल में है अभी। तो जब विपदा आती है, जब परेशानी आती है, जब प्रॉब्लम्स आती हैं किसी देश को, तो देश पीछे मुड़ के देखता है कि हमारा लीडर कौन है, और लीडर जेल में है। तो पाकिस्तान इसलिए वल्नरेबल है क्योंकि पाकिस्तान लीडरलेस है। आज की तारीख में शहबाज शरीफ की इज्जत नहीं है, आसिम मुनीर के कंट्रोल में कुछ नहीं है।
क्योंकि बात सिर्फ आपकी, देखिए जब भी आप वॉर लड़ते हैं तो हम इंडियन आर्मी में एक कॉन्सेप्ट है हमारा होल ऑफ नेशन अप्रोच। हम लोग मानते हैं कि जब जंग होती है, जब लड़ाई होती है तो फौज तो लड़ती है, लेकिन पूरा देश उसके साथ लड़ता है। आपकी इकोनॉमी, आपका कम्युनिकेशन, आपके कॉर्पोरेट, सब कुछ एक साथ एफर्ट डालते हैं, तब कोई देश लड़ाई जीतता है, लड़ता है और जीतता है। पाकिस्तान में वो सिस्टम पूरा मिसिंग है, ठीक है, क्योंकि आपने बेसिक जो विल ऑफ द पीपल है, विल ऑफ द पीपल जो होती है ना, कि लोगों की मर्जी, लोकतंत्र का यही मतलब तो है ना कि लोगों का, तो वहां पे वो चीज डैमेज हो गई है। पाकिस्तान डज नॉट हैव अ लीडर, इट हैज अ प्राइम मिनिस्टर, नो डाउट। पाकिस्तान हैज अ प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान हैज एन आर्मी चीफ, पाकिस्तान डज नॉट हैव अ लीडर। बहुत से लोगों का मानना है कि साहब अगर पीओके लेना ही है, और प्रधानमंत्री बार बार कह चुके हैं कि उसकी कसक है अभी पीओके की, तो इससे अच्छा मौका क्या मिलेगा आपको? आज आप जो भी कदम उठाएं, दुनिया आपके साथ खड़ी है। जो एक्शन आप लेना चाहें, आप तो पहले ही कह चुके हैं, डिसप्रपोर्शनेट होना चाहिए। अगर गुनाह इतना है तो सजा इतनी होनी चाहिए, और पीओके तो है ही हमारा। देखिए साहब, पीओके हमारा है, और ये पार्लियामेंट में भी कहा गया था 1994 में, तो उस पर कोई डिस्प्यूट नहीं है कि पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान भारत का हिस्सा है। इशू ये है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर गिलगिट बाल्टिस्तान से पीओके के होते हुए आती है आगे जी, और वहां पे आज की तारीख में मैसिव चाइनीज डिप्लॉयमेंट है। क्या ये सही मौका है पीओके लेने का? बिल्कुल अच्छा मौका है, इसका फायदा उठा सकते हैं, लेकिन वहां पे चाइनीज एसेट्स हैं ग्राउंड पे, और आज की तारीख में भारत और चाइना का जो रिलेशनशिप है वो सुधर रहा है। शी जिनपिंग एससीओ समिट के लिए मोदी जी को इनवाइट कर रहे हैं, और अच्छी अच्छी बातें लिखी जा रही हैं वहां के स्टेट कंट्रोल मीडिया में कि द ड्रैगन एंड द एलिफेंट मस्ट डांस टुगेदर, और बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम लोग तो भाई हैं, दोनों सिविलाइजेशनल कंट्रीज हैं, 5000 साल से पुराना हमारा इतिहास है। ये सब बातें हो रही हैं। अभी माहौल कुछ और है, ठीक है। या तो आप चाइना से अंडरस्टैंडिंग करिए, चाइना से आप अंडरस्टैंडिंग करिए कि साहब देखिए ऐसा है, वी वांट टू टेक बैक पीओके, आप दूर रहो। आप देखो, सुनो, यही फिर टू फ्रंट वॉर वाली बात आ जाती है ना, टू फ्रंट वॉर वाली बात यही बात आती है। आप पाकिस्तान को ठोकिए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाइना भी कुछ नहीं बोलेगा बीच में, लेकिन अगर चाइना को लगेगा कि उसकी इन्वेस्टमेंट्स अंडर थ्रेट हैं तो चाइना बीच में आएगा। मिलिटरीली ना भी आए, मैं ये नहीं कह रहा कि चाइना की फौज कूद जाएगी, नो, आई एम नॉट मेकिंग दैट स्टेटमेंट, बट डिप्लोमेटिकली चाइना विल कम डाउन वेरी हार्ड। तो उसको कैसे मैनेज करना, यह भी सोचना पड़ेगा। यानी आप कह रहे हैं कि अगर चाइना से ठीक से बात की जाए कि आपके इन्वेस्टमेंट प्रभावित नहीं होंगे और भारत भी आगे आपके साथ चलेगा, क्योंकि जहां तक ट्रेड की बात है, पैसे की बात है, इन्वेस्टमेंट की बात है, तो भाई भारत और चीन तो एक साथ हैं ही, ट्रेड तो हम ऑलरेडी बहुत ज्यादा ट्रेड करते हैं। तो अगर चाइना से बात की जाए तो ये पीओके वाला प्लान जो है उसमें कोई अड़चन नहीं है फिर आपके मुताबिक? नहीं, अड़चन है, बिल्कुल है, 100% है। आप चाइना से बात भी कर लें फिर भी अड़चन है। अड़चन कैसे है कि भाई जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये इस इलाके से निकलने के बाद जाती कहां पे है? ये तो सारे स्टेट्स क्रॉस करके एंड में बलूचिस्तान पे जाती है, ग्वादर पे टर्मिनेट करती है, और वहां पे वो लोग पोर्ट बना चुके हैं, एयरपोर्ट बना चुके हैं। क्यों? क्योंकि कल अगर इंडियन नेवी या फ्रेंडली नेवीज मिलकर मलाका स्ट्रेट को चोक करते हैं, जिसको हम फेमसली मलाका चोक बोलते हैं, तो ऑल्टरनेट रूट क्या है इनका? इनकी सप्लाई चेन चोक हो जाएगी, इनका तेल कैसे आएगा? देखिए, चाइना इज द टॉप कंज्यूमर ऑफ ऑयल एंड गैस इन द वर्ल्ड, सबसे ज्यादा। आज की तारीख में चाइना जो है ना सबसे ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, लेकिन चाइना से ये सारा माल जो है शिप से नहीं जाएगा तो कैसे जाएगा? लैंड से जाएगा, लैंड से जाएगा तो कैसे जाएगा? इट हैज टू यूज पाकिस्तान, उसको यूज करना पड़ेगा ग्वादर पोर्ट, उसने बनाया ग्वादर पोर्ट इसलिए। ये पाकिस्तानी इस गलत फहमी में है कि इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, उसमें 80% लोन है। उसने लोन देके पूरा सीपैक बना दिया, और सीपैक क्या है? इट इज द फ्लैगशिप वेंचर ऑफ द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। आप ये समझिए, या तो भारत से चाइना से बात करें, और ये भी फार फेच्ड है, ये कब भी नहीं हो सकता, लेकिन भारत बोले कि आप पूरा सीपैक आप सर्कमवेंट करिए, आप भारत में आइए, हमारी तो पूरी रोड्स बनी हुई हैं, एंड यू कैन यूज द गुजरात पोर्ट और यू कैन यूज द मुंबई पोर्ट। या तो ये बात करिए चाइनीज से, जो कि नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। मैं आपको सिर्फ ज्योग्राफिकली एक चीज समझा रहा हूं। एक प्रश्न, जब मैं भारत की इंटरनल पॉलिटिक्स पर आऊं उससे पहले जरा पाकिस्तान के नेताओं की बात करनी जरूरी है। हालांकि उनको सीरियसली कोई लेता नहीं है, हर रोज उनके बयान जो हैं वो लोगों के हंसने की वजह ही बनते हैं। एक पाकिस्तान के रेल मंत्री हैं, मैंने देखा आप भी सोशल मीडिया पर उनका जिक्र कर रहे थे, जिनकी ट्रेनें टाइम से नहीं चलती हैं, वो 130 परमाणु हथियार भारत की तरफ उसका रुख है, ये बात करते हैं। एक बिलावल भुट्टो साहब हैं, कहते हैं सिंधु में या तो पानी बहेगा या फिर उनका खून बहेगा।
इन नेताओं के बयानों को कौन सीरियसली लेता है? भारत तो नहीं लेता, पाकिस्तान भी लेता है क्या? देखिए, मैं आपको बताता हूं कि ये एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है जो पाकिस्तान हर समय रन करता है, एक सूचना युद्ध है। और इस सूचना युद्ध को समझने की आवश्यकता है कि सूचना युद्ध चलता कैसे है। मैं आपको बताता हूं। देखिए साहब, ऐसा होता है कि हम लोगों को, जैसे हमारे डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह जी, तो राजनाथ सिंह जी इज अ वेरी सीनियर पॉलिटिकल फिगर, बड़े वरिष्ठ नेता हैं, बड़ी इज्जत है, बड़ी रिस्पेक्ट है उनकी, राइट। तो अगर राजनाथ सिंह जी कहें कि भारत युद्ध में जा रहा है या भारत युद्ध में पड़ चुका है, तो सब लोग बोलेंगे हाँ राजनाथ जी ने कहा है, तो कुछ ना कुछ बात में दम है। दिस इज द नेशंस पॉलिसी, राइट। लेकिन अगर वही चीज ख्वाजा आसिफ बोले, जो पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर है, पाकिस्तान में उसको कोई सीरियसली नहीं लेगा। लेकिन हम लोग इसलिए सीरियसली लेते हैं क्योंकि हमारे यहां मिनिस्टर्स को उस लेवल पे बहुत सीरियसली लिया जाता है। बिल्कुल। तो आप कभी भी देखना, जो पाकिस्तान में पावर सेंटर है आर्मी चीफ कभी ये ऐसे बयान नहीं देगा कि इनका अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां कम पड़ जाएंगी और हम न्यूक्लियर वेपन मार देंगे, और या तो खून बहेगा या इनका खून बहेगा अगर पानी नहीं बहता तो सिंधु नदी में। आप कभी भी देख लेना, आर्मी चीफ ऐसा बयान नहीं देंगे, क्योंकि आर्मी चीफ को डर है कि उसने मुंह खोला और इंडिया ने सीरियसली ले लिया, फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। मंत्री उनके मस्खरे टाइप के हैं, उनके सारे के सारे मंत्री, ये चाहे बिलावल हो चाहे ख्वाजा आसिफ हो, सभी इनके मस्खरे हैं, नॉट टू बी टेकन सीरियसली। एक आखिरी प्रश्न लेना है मुझे भारत की इंटरनल पॉलिटिक्स पर। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक पर तो देखा ही था आपने, सवाल उठाए गए थे। अब वो एक हफ्ता क्योंकि इस अटैक को हो गया, तो अब फिर से वही सब चीजें शुरू हो गई हैं भारत में भी, कि वो एक के बदले 100 सिर का क्या हुआ मोदी जी, वो सर्वदलीय बैठक में क्यों नहीं आए। भाई आप पाकिस्तान की तरफ देखोगे तो चाइना आ जाएगा, अखिलेश जी कह रहे हैं, तो वो फिर शुरू हो गया भारत में भी। अब देखिए, मैं तो कोई पॉलिटिकल चीज़ों में मैं हूं नहीं, तो मुझे आइडिया नहीं है कि पॉलिटिशियंस क्यों कहते हैं। और आज तक मुझे पॉलिटिक्स का मेरी समझ भी बहुत ना के बराबर है कि अखिलेश जी ने क्यों कुछ कहा, आई डोंट नो। पर मुझे ये सब बातें बड़ी इलॉजिकल सी लगती हैं, बड़ी बचकाना टाइप की लगती हैं मुझे, क्योंकि मैं एक स्ट्रेटजिक अफेयर्स एक्सपर्ट हूं और यही मेरा काम है। मैं जियो पॉलिटिक्स पर नज़र रखता हूं, जियो पॉलिटिक्स का एक बड़ा सिंसियर स्टूडेंट हूं। तो मैं यही कहूँगा कि मुझे नहीं समझ पे आता कि ये ज़्यादा इमोशनल बयान दे। एक तो होता है देश को मोटिवेट करने के लिए इमोशनल बयान देना, वो लीडर का काम है, राइट। तो फिर ये किसको मोटिवेट कर रहे हैं ऐसा सवाल जवाब करके। तो मैं ये कह रहा हूं कि प्रॉपर देखिए, लोगों ने बोला कि इंक्वायरी होनी चाहिए, पहलगाम कैसे हो गया। मैं भी कहता हूं इंक्वायरी होनी चाहिए, कोई मना नहीं कर रहा, बिल्कुल होनी चाहिए। जिसकी गलती है उसको सजा मिले, बिकॉज आफ्टर ऑल हमारे 27 भाई चले गए हैं, तो कोई तो जवाब देगा इसका, बिल्कुल, राइट। पहली चीज। दूसरी चीज, हमारे रिस्पॉन्स में हमारा रिस्पॉन्स कैसा रहा इसकी भी जांच बाद में होगी। लेकिन आज वो दिन नहीं है साहब, आज वो दिन नहीं है। आज दिन प्रतिशोध का है, प्लानिंग का है, कैसे पाकिस्तान को एक परमानेंट किस्म की सदी जाए। आज ये कि साहब हमने ये बोल दिया तो हमें 4 वोट मिल जाएंगे। अच्छा, ये लोग बोल देते हैं ना ऐसी चीजें, ये बोल देते हैं जिससे देश इनकी वीडियो क्लिप सिर्फ पाकिस्तान में वायरल होती हैं। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ऐसा कोई बयान दे भी रहे हैं अपने बेनिफिट के लिए कि आपको वोट मिल जाएं, तो मुझे लॉजिक भी समझ में आता है। मैं अग्री फिर भी नहीं करता, मुझे लॉजिक समझ में आता है। ये भाई लोग चुनाव भी नहीं जीतते, ठीक है। आप सब कुछ करिए, आपको जिसको क्रिटिसाइज करना है करिए, लेकिन आपका एम क्या है? जैसे फौज का एम है लड़ाई जीतना, पॉलिटिशियन का एम है चुनाव जीतना। आप चुनाव तो जीतिए, आप झूठ बोलिए भारत के बारे में, आपको जो करना है करिए, आपकी खुशी। आपको सरकार के बारे में उल्टा सीधा बोलना है, आपकी खुशी, बट इन दी एंड प्लीज विन द इलेक्शंस। कोई 90 इलेक्शन एक साथ हार के बैठा हुआ है और फिर भी नहीं जीत रहा, फिर उसकी टीम, ये उसकी पार्टी बयानबाजी कर रही है। आपने कहा मैं पॉलिटिशियंस के बयान का एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन आपने जिस तरीके का एनालिसिस किया वो बिल्कुल ठीक है कि चुनाव भी नहीं जीत रहे, तो फिर इस तरह के बयानबाजी का फायदा क्या। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मेजर गौरव आर्य हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी डिटेल में ये समझाने के लिए कि भारत अगर अटैक करेगा तो वो अटैक कैसा होगा और कितना नुकसान पाकिस्तान को होना चाहिए, क्या तरीका भारत को अपनाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।